गुमनाम पत्र। श्रीनगर से 40 मील दूर एक छोटा सा गांव है कुलगाम। ऊंची पर्वतमालाओं की गोद में बसे इस गांव के शांत वातावरण और नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर लगता है कि प्रकृति ने इसे बड़े मनोयोग से सजाया संवारा है। इस पहाड़ी गांव के भोले भाले निवासी स्वभाव से ही शांत और निष्कपट हैं। अचानक एक दिन पटवारी श्रीकांत के गायब हो जाने की खबर से गांव भर में हलचल मच गई। श्रीकांत की युवा पत्नी अरुंधति पति के वियोग में दिन रात विलाप करती रहती। उसके भाई प्रेमनाथ ने गांव वालों की सहायता से आसपास से सभी गांवों की धूल छान डाली, किंतु श्रीकांत का कोई पता न लग सका। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब 8 दिनों तक ढूंढने का भी कोई परिणाम न निकला तो प्रेमनाथ कुलगाम के पुलिस थाने पहुंचा। थाने के अधिकारी श्रीकौल ने रिपोर्ट लिखते समय प्रेमनाथ से पूछा, श्रीकांत कब से गायब है? 10 तारीख को वो रेडवानी गए थे और तब से उनका कोई पता नहीं है, प्रेमनाथ ने उत्तर दिया। अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? श्रीकौल ने दूसरा प्रश्न किया। हम लोग रेडवानी तथा आसपास के गांवों में ढूंढते रहे और इसी कारण रिपोर्ट लिखवाने में विलंब हुआ। श्रीकांत के साथ कौन कौन रहता था? मेरी बहन अरुंधति के अलावा और कोई नहीं रहता था उनके साथ, प्रेमनाथ ने उत्तर दिया। श्रीकौल ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं आपके साथ गांव चलता हूं। पहाड़ी की दूसरी तरफ गांव की आबादी थी। 2 सिपाहियों को साथ लेकर ऊंची नीची पगडंडियों को पार करते हुए श्रीकौल पटवारी के मकान पर पहुंचे। गांव के प्रधान तथा कुछ अन्य व्यक्ति पहले से ही वहां मौजूद थे। श्रीकौल ने बात शुरू करते हुए प्रधान से पूछा, क्या गांव के किसी व्यक्ति ने पिछले 8 दिनों से पटवारी को नहीं देखा? उत्तर में प्रधान ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, नहीं साहब, पटवारी जी का तो वही किस्सा हुआ जैसे किसी ने उन्हें जादू से गायब कर दिया हो। जिस दिन से वो लापता हुए तब से न तो किसी ने उन्हें देखा न उनकी कोई खबर ही मिली। बेचारी अरुंधति रो रो कर जान दिए दे रही है। हम लोगों ने आसपास के सभी गांवों में उन्हें ढूंढ डाला लेकिन उनका कोई पता न लग सका। कुछ सोचते हुए श्रीकौल ने गांव वालों से पूछा, अच्छा, ये बताइए कि पटवारी की किसी से पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं साहब, पटवारी जी तो बड़े सीधे साधे आदमी थे, न किसी से लेना न देना, अपने काम से काम रखते थे। गांव के एक वृद्ध ने श्रीकांत का स्वभाव बताते हुए कहा, वैसे कोई संतान न होने के कारण पटवारी जी कभी कभी दुखी हो जाते थे। ऐसे अवसरों पर वो सन्यासी होने की बात कहा करते थे। क्या कोई संतान नहीं हुई? नहीं साहब, पटवारी जी ने पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने पर संतान की ही आशा में अरुंधति से विवाह किया, किंतु 2 वर्ष से अधिक हो गए, इससे भी कोई संतान नहीं हुई। श्रीकौल गांव वालों से बातचीत कर ही रहे थे कि प्रेमनाथ अंदर से अपनी बहन अरुंधति को बुला लाया। दुख में डूबी अरुंधति एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रीकौल ने उसे समझाते हुए कहा, इस तरह दुखी होने से काम नहीं बनेगा। हम श्रीकांत का पता लगाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। क्या आपसे उनका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा उनसे कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो मेरा बड़ा ध्यान रखते थे, अरुंधति ने रोते हुए बताया। अच्छा, जाने से पहले उन्होंने आपसे क्या कहा? 9 तारीख की रात को उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ जरूरी काम से कल रेडवानी जाना है। मैं दूसरे दिन सुबह जल्दी ही उठ गई और उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार किया। सुबह करीब 8 बजे वो मुझसे ये कहते हुए घर से बाहर निकले कि शाम तक लौट आऊंगा। मैं दरवाजे पर खड़ी उन्हें जाते देखती रही। जब वो सामने की पहाड़ी से दाहिनी ओर मुड़कर मेरी आंखों से ओझल हो गए तब मैंने दरवाजे बंद किए। मैं क्या जानती थी कि वो मुझसे लौटने का झूठा वायदा कर गए हैं। यह विवरण सुनाते हुए अरुंधति फूट फूट कर रोने लगी। कुलगाम से रेडवानी की दूरी लगभग 5 मील है। पुलिस द्वारा रास्ते का चप्पा चप्पा छान डाला गया पर श्रीकांत का कुछ पता न लग सका। रेडवानी के नंबरदार ने बताया कि श्रीकांत 10 तारीख से आज तक रेडवानी नहीं आए। रेडवानी गांव के अन्य व्यक्तियों ने भी इस कथन की पुष्टि की। तो क्या श्रीकांत संन्यास ग्रहण करने के उद्देश्य से अचानक इस प्रकार गायब हो गए? इस संदेह के आधार पर पुलिस के कुछ सिपाहियों को आसपास के मंदिरों तथा अन्य धार्मिक स्थानों में पटवारी का पता लगाने भेजा गया। लगभग 1 महीना बीत गया। पटवारी श्रीकांत का अब तक कोई पता न लग सका। कुलगाम के पुलिस थाने में श्रीकौल इसी उलझन में बैठे थे। अचानक थाने के बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज से वो चौंक पड़े। दूसरे ही क्षण पुलिस अधीक्षक को कमरे में खड़ा देखकर कौल साहब हड़बड़ाकर अपनी कुर्सी से उठे और सैल्यूट किया। पुलिस अधीक्षक ने बैठते हुए श्रीकौल से पूछा, पटवारी श्रीकांत का कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं लग पाया।
जब से उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखी गई तब से आसपास के गांव में जांच पड़ताल जारी है, पर अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, श्री कौल ने अपनी सफाई देते हुए बताया। अब शायद कुछ पता लग जाए। पुलिस अधीक्षक ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और कहा, डाक से यह गुमनाम पत्र मिला है। इसमें लिखा है कि श्रीकांत अपने किसी रिश्तेदार के लड़के पूरन को गोद लेना चाहते थे। इसी पूरन द्वारा श्रीकांत की उनके मकान पर हत्या कर दी गई और शव नीचे के कमरे में गाड़ दिया गया। माफ करें, मुझे तो इस पत्र पर विश्वास नहीं होता, श्री कौल ने डरते हुए कहा। मैं स्वयं श्रीकांत के मकान पर 2 बार जा चुका हूं। यदि ऐसी कोई बात होती तो श्रीकांत की पत्नी अरुंधति इसका जिक्र अवश्य करती। हो सकता है ये पत्र झूठा हो और इसे भेजने का कोई और ही उद्देश्य हो, पुलिस अधीक्षक ने कुछ सोचते हुए कहा। फिर भी एहतियात के तौर पर हमें उस मकान की एक बार तलाशी ले लेनी चाहिए। ठीक है सर, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं, श्री कौल ने कुछ सहमते हुए कहा। मकान की तलाशी लेने के लिए मंगलपोरा से अरुंधति को बुलाना होगा। मैं अभी सिपाही भेजकर उसे बुलावाता हूं। क्या अरुंधति यहां नहीं है? पुलिस अधीक्षक ने आश्चर्य से पूछा। 7-8 दिन हुए अपने मायके मंगलपोरा चली गई। पगडंडी के रास्ते से मंगलपोरा यहां से लगभग 4 मील है। घंटे भर में सिपाही लौट आएगा, श्री कौल ने उत्तर दिया। नहीं, हम स्वयं जीप से मंगलपोरा चलते हैं, पुलिस अधीक्षक ने कुर्सी से उठते हुए कहा। अरुंधति से चाबियां लेकर मकान खोला गया। शोक में डूबी अरुंधति एक कोने में सिर झुकाए खड़ी थी। नीचे का एक कमरा तो खुल गया, किंतु बगल वाले दूसरे कमरे का ताला नहीं खुल रहा था। श्री कौल ने अरुंधति से पूछा, इस कमरे की चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो वो अपने ही पास रखते थे, अरुंधति ने उत्तर दिया। कोई बात नहीं, पुलिस अधीक्षक ने इंस्पेक्टर श्री कौल को आदेश दिया, ताला तोड़वा दीजिए। हथौड़े की एक ही चोट में ताला टूट गया। पुलिस अधीक्षक ने देखा कि उस सजे सजाए कमरे की फर्श पर दरी और कालीन बिछी है। उन्होंने श्री कौल को आदेश देते हुए कहा, कमरे से दरी और कालीन बाहर निकलवाइए। पुलिस अधीक्षक का आदेश सुनते ही अरुंधति बेहोश होकर गिर पड़ी। ये देखकर क्षण भर के लिए पुलिस अधीक्षक तथा अन्य व्यक्ति घबरा गए। कुछ ही देर में अरुंधति ने आंखें खोलीं और चीखते हुए कहा, मुझे फांसी दो, मैंने अपने पति की हत्या की है। अरुंधति ने कमरे के फर्श की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा, यहां गड़ी है उनकी लाश। कमरे का फर्श खोदकर चादर में लिपटी हुई श्रीकांत। फिर क्या हुआ? 9 तारीख की रात को मोहम्मद भट्ट मेरे पास आया। उस समय श्रीकांत घर पर ही थे। मैंने उसे चारपाई के नीचे छिपा दिया। जब श्रीकांत सो गए तो मैंने उसे बाहर निकलने का इशारा किया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे बताना बड़ा मुश्किल है, अरुंधति ने चीखते हुए कहा। पुलिस अधीक्षक ने अरुंधति को समझाते हुए कहा, अब रोने और चीखने के बजाय सही बात बताना ही आपके लिए अच्छा होगा। कुछ देर रुककर अरुंधति ने कहा, हम दोनों ने श्रीकांत को समाप्त करने का निश्चय किया। इसके बाद मोहम्मद भट्ट ने सोते हुए श्रीकांत का मुंह कपड़े से दबा दिया और मैंने तेज चाकू से उनका गला काट दिया। पुलिस द्वारा मोहम्मद भट्ट को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अरुंधति के बयान की पुष्टि करते हुए पुलिस को बताया, श्रीकांत की हत्या के बाद कई दिनों तक मुझे बड़ी घबराहट होती रही। एक दिन मैंने अपने पुराने दोस्त रहमान को सब बातें बताते हुए उससे अपनी सुरक्षा का कोई उपाय पूछा। इस घटना का किसी से जिक्र न करने की सलाह देते हुए उसने मुझे बचाने का वायदा किया। अपने वायदे के अनुसार मुझे बचाने के उद्देश्य से रहमान ने गुमनाम पत्र भेजा जिसमें पूरन को श्रीकांत का हत्यारा बताया गया है। पति की हत्या करने के अभियोग में अरुंधति के विरुद्ध श्रीनगर के न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई आरंभ हुई। उसके प्रेमी मोहम्मद भट्ट ने इकबाली गवाह की हैसियत से न्यायालय में गवाही देते हुए अरुंधति द्वारा श्रीकांत की हत्या करने की पुष्टि की। न्यायालय द्वारा अरुंधति को आजीवन कारावास का दंड दिया गया। फैसला सुनते समय भी अरुंधति की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।